जय हिंद दोस्तों, मैं जगमोहन सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न धर्म पर। हाल ही में 29 जून 2020 को पाकिस्तान के कराची शहर स्थित कराची स्टॉक एक्सचेंज पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के फ्रीडम फाइटर्स ने हमला कर दिया, जिसमें 11 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए। हो सकता है कि यह आंकड़ा ज़्यादा हो जो पाकिस्तानी सरकार हमसे छुपा रही हो, पर यहाँ प्रश्न यह है कि पाकिस्तान का एक प्रांत बार बार पाकिस्तान के ही दूसरे प्रांत सिंध की राजधानी कराची को ही क्यों अपना निशाना बनाता है। तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें बलूचिस्तान का इतिहास, उनकी वर्तमान स्थिति एवं बलूचिस्तान में चीन का प्रभाव सब कुछ समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी प्रांत है, जो कि वास्तव में 9000 वर्ष पुरानी मेहरगढ़ सभ्यता का उत्तराधिकारी है। बलूचिस्तान को तो भारत विभाजन के बाद फोर्सफुली पाकिस्तान में शामिल किया गया था। विश्वास ना हो तो आप स्वयं एक्सेशन ट्रीटी देखिए, उस पर साइन किए गई डेट्स देखिए। एक तरफ जहां खान ऑफ कलात 27 मार्च 1948 को साइन कर रहे हैं, तो वहीं जिन्ना 31 मार्च 1948 को। खान ऑफ कलात दादर में बैठे हैं तो जिन्ना कराची में बैठे हुए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि दोनों प्रमुख नेता जो इस संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं वो मिले ही नहीं। उस समय का ना तो कोई फोटो है, ना किसी समाचार पत्र में कोई आर्टिकल लिखा गया, और ना ही कोई विशेष पार्टी का आयोजन किया गया, जो कि आमतौर पर राज्यों के विलय के बाद होता है। इसलिए कभी बलूचों ने पाकिस्तान को अपना देश माना ही नहीं। वो तो पाकिस्तान होने को भी गाली समझते हैं, और इसीलिए वो अपनी आज़ादी का युद्ध लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान यह जानता है कि ये बड़े राष्ट्रभक्त लोग हैं। इतने अत्याचारों के बावजूद बलोच आज़ादी के दीवाने हैं। एक दूसरा फैक्टर और है, वो है कि बलूचिस्तान का मतलब पाकिस्तान का 40 से 45% हिस्सा। अगर यह भी हाथ से निकल गया तो पाकिस्तान एक देश कहलाने लायक भी नहीं बचेगा, क्योंकि आधे हिस्सा तो वह 1971 के पूर्वी बंगाल के रूप में खो चुका है। इसलिए उसने चीन का सहारा लिया, जो CPEC के नाम पर बलूचिस्तान में अपनी बलोच बस्तियां बसा रहा है। पाकिस्तान चीनी मशीनरी का इस्तेमाल कर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। आप विश्वास कीजिए कि बलूचिस्तान से ही पंजाब को गैस जाती है, वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज जाते हैं, जिससे पाकिस्तानी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जबकि बलूची महिलाएं आज भी चूल्हे पर खाना बना रही हैं। सबसे धनी क्षेत्र होने के बावजूद सबसे पिछड़ा क्षेत्र बनाकर रखा हुआ है। आज जिस ग्वादर पोर्ट को चीन विकसित करके हिंद महासागर में भारत के करीब आने की कोशिश में लगा हुआ है, वह भी बलूचों की ही ज़मीन है। इसलिए बलूच अपने अधिकारों का युद्ध लड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने नवंबर 2018 में कराची से ही चीन को मैसेज भेजने की भी कोशिश की थी। लेकिन बलूच कब तक चीन और पाकिस्तान से अकेले लड़ेंगे साहब। इसलिए उस 1.25 करोड़ की आबादी का ऑक्यूपाइड एरिया, अपनी ही सभ्यता के उत्तराधिकारी 125 करोड़ के देश भारत से बार बार मदद मांग रहा है। और हमें यहाँ ध्यान होगा कि 15 अगस्त 2016 को भारत के भूपति ने लाल किले की प्राचीर से जब बलोच आंदोलन के समर्थन की बात कही थी, तब मुझे लगा था कि अब यह सही नस पर हाथ रखा गया है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर सब ठंडे वस्ते में चला गया, और इससे पाकिस्तान को बैठे बिठाए एक मौका दे दिया गया कि वह बलूचों पर और जुल्म कर सकता है। वह उनको गद्दार घोषित कर सकता है, भारत का जासूस घोषित करके उनके आंदोलनकारी नेताओं को गायब कर सकता है। लेकिन जब कराची स्टॉक एक्सचेंज पर अब हमला हुआ, और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तो यहाँ तक आरोप लगाए कि भारत ने अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं और वह जल्दी ही उत्तरी वजीरिस्तान में भी हमला करा सकता है, तो मुझे लगा कि ये अवसर जो दोबारा मिला है, अब जाना नहीं चाहिए। इस पे भी हमें गलवान की तरह ही आक्रामक होना होगा साहब। आप यदि हांगकांग ताइवान पर अभी के लिए नहीं बोल सकते, तो कम से कम बलूचिस्तान नीति को लेकर तो आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जियो पॉलिटिक्स की मिट्टी में सद्भावना के पौधे नहीं उगते साहब। यही सही समय है कि हम पॉलिसी चेंज करें। यदि नहीं करेंगे तो आज का 2 फ्रंट वॉर कल का 3 फ्रंट वॉर बन जाएगा, और तीनों फ्रंट पर सिर्फ ड्रैगन। उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में चीन की सेना लड़ रही होंगी, तो अंदर तीसरे मोर्चे पर भारत में जो कम्युनिस्ट दोस्त बैठे हुए हैं, जिन्होंने 1962 और 1967 में अपनी चीन भक्ति को दिखाया था। अभी जो टाइमिंग है वो परफेक्ट है।
हम आज से ही बलूचों के लिए लड़ना शुरू कर सकते हैं। अब बलूच हमारे लिए वो तलवार हैं जो हमें काम आएगी, लेकिन धार तो उस पर हमको ही लगानी होगी ना। नहीं तो ग्वादर तो होगा ही चीन का, साथ ही जो बलूचिस्तान के सोमियानी और जीवनी में एक अंडर वाटर पोर्ट बन रहा है और वहीं नेवल बेस बन रहा है, तो ये किसके लिए बन रहा है? ये पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, ये तो भारत के लिए ही बनाए जा रहे हैं। पर अब प्रश्न यह है कि हमें करना क्या होगा, वो भी दूर बसे बलूचों की सहायता करने के लिए। तो मैं बता दूं कि हम सबसे पहले बलूचिस्तान को अपने पड़ोसी देशों की सूची में शामिल करें, उनको रिकॉग्निशन दें जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, जिसके लिए वो यूरोप से लेकर नॉर्थ अमेरिका की देशों तक में अपने प्रचार को कर रहे हैं। साथ ही अपने डिप्लोमेट्स को, नेताओं और अन्य अधिकारियों को उसे ऑक्यूपाइड एरिया बोलने को कहें। उनसे कहें कि यह एक ऑक्यूपाइड एरिया है, ना कि पाकिस्तान का कोई प्रांत। और इसमें गलत क्या है? क्योंकि बलोच भी आज अगर अपना आंदोलन चला रहे हैं तो वो एक देश के रूप में चला रहे हैं, क्योंकि जो संधि फोर्सफुली साइन की गई हो उसमें देश का तो प्रश्न उठता ही नहीं। वहीं हमें अपने राष्ट्रीय अखबारों और चैनलों पर बलोचों की खबर चलवानी चाहिए। साथ ही एक बलूचिस्तान, हांगकांग और ताइवान के लिए डेडिकेटेड आर्मी और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स का स्पेशल ग्रुप बनाएं जो कि उसी के लिए सिर्फ नैरेटिव तैयार करें। इसके साथ विदेशों में रह रहे बलूची बच्चों को भारत के विश्वविद्यालयों में एडमिशन दिलाएं, उन्हें ट्रेन करें। साथ ही दिल्ली में ही किसी स्थान पर बलूची दूतावास को बनवा दें, जैसे हमने गवर्नमेंट इन एग्जाइल तिब्बत में बनवाई थी, सेम वैसे ही बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हम बनवाएं। लेकिन टाइबेटन या उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में नहीं, वो हमको दिल्ली में बनवानी होगी ताकि वो एक सेंटर में रहे। और बलूची स्टूडेंट्स के टूर कराएं विदेशों में, उन्हें स्पीच देना सिखाएं, क्योंकि अगर बलूचिस्तान की बात एक बलूची विद्यार्थी करेगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। अगर हम करेंगे तो इसको हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा मान लिया जाएगा। इसके साथ ही एक डेडिकेटेड सोशल मीडिया नैरेटिव एजेंसी बनवाएं जो वहाँ हो रही घटना और षड्यंत्रों को विश्व के सामने रखे, जैसे कि झूठी खबरों को इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, जो कि एक ISI की विंग है, वो रखती है। और आप देखते हैं कि कैसे विदेशों में कश्मीर के लिए आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, कैसे यूरोपियन यूनियन की सांसद आके कश्मीर घूमना चाहती है। तो ये तो सब एक नैरेटिव का पार्ट है ना। वहाँ आए दिन गायब होने वाले नेताओं के बारे में उनको बताएं। इसमें देर ना करें साहब, क्योंकि पाकिस्तान अरब देशों से बलूचिस्तान में मदरसे बनवाने के लिए चंदा लेकर आ चुका है। अगर वो मदरसे बनते हैं और वहाँ बलूचिस्तानी बच्चे जाकर पढ़ते हैं तो वह चीन और पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानेंगे। हो सकता है कि अगली पीढ़ी भारत के खिलाफ हथियार लेकर लड़े। और फिर हम पता नहीं कौन सी एक अलग दुनिया में रहते हैं जहाँ जिन्ना पॉलिसी फिट बैठती है, तो बस उसी के पीछे लगे रहो। एक तस्वीर को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो जाता है, पुतले जलाए जाते हैं साहब। लेकिन जो जिन्ना जिंदा बैठे हुए हैं या जिंदा बैठकर चले गए हैं, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, क्योंकि वे हमारे पॉलिटिक नैरेटिव में नहीं आता। हमने कितनी बातें लियाकत अली, जिया उल हक, अयूब खान, याहिया खान, भुट्टो, शरीफ और यहाँ तक कि इमरान के बारे में किए हैं, उसको जानते हैं, क्योंकि वो भी तो भारत को तोड़ने में ही लगे हुए हैं ना। जो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, जो उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में केरल, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में पंजाब तक यही कर रहे हैं। लेकिन हम हैं कि बलूचिस्तान की सुन तक नहीं रहे। मुझे लगता है यही समय है, ये बिल्कुल सही समय है कि अब हम बलूची नेताओं, जिनमें ब्रह्मदत्त बुगैती हो, हरवैर मर्री हो, मेहरान मर्री हो और अल्लाह नजर बलोच हो, इनको भी दलाई लामा की तरह दिल्ली में शरण दे देनी चाहिए। इनका हर स्तर पर समर्थन करना चाहिए। एक भारतीय के तौर पर हम इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं? अपने दायित्वों को तलाशने की आवश्यकता है हमको इस समय। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को हांगकांग, ताइवान और बलूचिस्तान की खबरों से भरिए साहब। जम्मू कश्मीर में जो सही स्थितियां हैं उनको रखिए। यही नैरेटिव तैयार करती हैं विश्व में। और विश्व पटल पर अगर भारत की साख को बनाए रखना है तो ये सब हमको करना होगा। एक युद्ध से बचने का और अपने को आक्रामक रखने का यही सबसे तरीका है। और ध्यान रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है और ना दोस्त। बस अगर स्थायी है तो वह एक राष्ट्र के हित। जय हिंद।